कहानी की शुरुआत में हम टेस नाम की एक महिला को देखते हैं जो अकेली रहती है। टेस एक बुद्धिमान और आत्मनिर्भर महिला है। वो एक मशहूर नॉवलिस्ट और अपराध व हत्या जैसे विषयों पर किताब लिखती है, लेकिन वास्तविक जीवन में टेस हिंसा से बहुत दूर रहती है। एक दिन टेस को एक लाइब्रेरी में अपने फैन से मिलने जुलने के लिए बुलाया जाता है, लेकिन वो जगह उसके घर से बहुत दूर होती है। टेस को प्लेन से सफर करने से डर लगता है, इसलिए वो दूर दराज के प्रोग्रामों में भी अक्सर खुद ही गाड़ी चलाकर ही जाती है। इसके बाद टेस लाइब्रेरी जाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर निकलती है और जीपीएस की मदद से कई घंटे के सफर के बाद आखिरकार लाइब्रेरी पहुंच जाती है। रास्ता लंबा होने की वजह से टेस को पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि लाइब्रेरी में मौजूद लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। टेस सभी से मिलती है, उनसे बातचीत करती है और कार्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा होता है। प्रोग्राम के खत्म होने के बाद वहां से निकलने से पहले टेस ऑर्गेनाइजर से बात करती है, जिसका नाम रमोना होता है। टेस परेशानी भरे लहजे में रमोना से कहती है कि उसे अब फिर से इतनी दूर गाड़ी चलाकर घर लौटना पड़ेगा और वो पहले से ही काफी थकी हुई है। उसकी बात सुनकर रमोना टेस को एक दूसरा रास्ता बताती है और टेस की गाड़ी लेकर जीपीएस में खुद वो रास्ता सेट कर देती है। रमोना टेस से कहती है कि ये एक शॉर्टकट रास्ता है जहाँ तुम्हें ट्रैफिक जैम भी नहीं मिलेगा और तुम जल्द ही घर पहुँच जाओगी। रमोना जोर देकर टेस से कहती है कि तुम्हें इसी रास्ते से जाना चाहिए। टेस खुश होकर रमोना का शुक्रिया अदा करती है और उसके सुझाव के अनुसार गाड़ी लेकर जीपीएस की मदद से उस रास्ते पर निकल पड़ती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद टेस को अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि ये रास्ता काफी सुनसान होता है। शाम के समय में भी उसे सड़क पर उसके अलावा कोई भी गाड़ी नजर नहीं आती है। फिर भी टेस आगे बढ़ती रहती है, पर अचानक उसकी कार सड़क पर पड़े कील लगे तख्तों पर चढ़ जाती है और तेज आवाज के साथ गाड़ी रुक जाती है। टेस घबराकर गाड़ी से बाहर निकलती है और जांच करती है। तब उसे पता चलता है कि तख्तों में लगी कीलें उसके टायर के अंदर घुस चुकी हैं, जिससे उसका टायर पंक्चर हो गया है। ये सब देखकर टेस को लगता है कि मानो किसी ने जानबूझकर ऐसा किया हो। टेस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके पास एक एक्स्ट्रा टायर तो होता है, लेकिन उसे टायर बदलना बिल्कुल भी नहीं आता। उसके फोन में नेटवर्क सिग्नल भी नहीं होता, जिससे वो किसी को फोन करके मदद के लिए बुला सके। टेस आस पास नजर दौड़ाती है, लेकिन उसे ना तो कोई घर दिखाई देता है और ना ही कोई दुकान। फिर भी उसे उम्मीद होती है कि शायद इसी रास्ते से कोई गाड़ी गुजरे और उसे मदद मिल जाए। काफी देर तक वहां खड़े रहने के बाद टेस को दूर से एक बड़ा ट्रक आता हुआ दिखाई देता है। वो उसे हाथ देकर रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो ट्रक बिना रुके आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद वहीं से एक दूसरा पिकअप ट्रक गुजरता है। टेस उसे रोकने का इशारा करती है और इस बार वो पिकअप ट्रक रुक जाता है। पिकअप ट्रक के अंदर एक आदमी बैठा होता है, जिसका नाम लेस्टर है। वो टेस की गाड़ी के टायर में फंसी कीलों को देखकर तुरंत ही सब कुछ समझ जाता है कि टेस को मदद चाहिए। यहाँ टेस को लेस्टर से कुछ बोलना नहीं पड़ता। लेस्टर खुद टेस की गाड़ी से सामान निकालता है और टायर बदलने लगता है। टेस उसे पैसे ऑफर करती है, लेकिन लेस्टर पैसे लेने से मना कर देता है। ये देखकर टेस सोचती है कि सच में ये आदमी कितना अच्छा है। उसे लगता है मानो भगवान ने ही उसे इसकी मदद के लिए भेजा हो। लेकिन जल्द ही टेस को लेस्टर का व्यवहार अजीब लगने लगता है। वो उसे लगातार गंदी नजरों से देखने लगता है, जिससे टेस घबरा जाती है। तभी उसका ध्यान लेस्टर के पिकअप ट्रक के अंदर जाता है, जहां उसे वैसे ही तख्ते दिखाई देते हैं जिनमें कीलें लगी होती हैं। ये देखते ही टेस का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे शक होने लगता है कि शायद ये सब लेस्टर का किया हुआ है। टेस मदद के लिए फोन निकालती है, लेकिन अब भी उसके फोन में कोई सिग्नल नहीं होता। उसके दिमाग में डरावने और उलझे हुए ख्याल आने लगते हैं। इसी बीच लेस्टर अचानक टेस के पास आ जाता है और उसके साथ बुरी तरह बर्ताव करने लगता है। जब टेस उसका विरोध करती है तो लेस्टर गुस्से में आ जाता है और उसे बेरहमी से पीटता है। फिर वो टेस को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद लेस्टर पास ही मौजूद एक पुराने बंद पड़े गैस स्टेशन के अंदर बने कमरे में टेस को घसीट कर ले जाता है। वहाँ वो टेस को भयानक तरीके से टॉर्चर करता है। लेस्टर टेस को मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ने की कोशिश करता है। उसको दर्द देकर लेस्टर को मानो खुशी मिल रही हो। फिर लेस्टर टेस के साथ गलत करता है और जब उसका मन भर जाता है तो वो टेस को एक सुनसान इलाके में एक पुल के नीचे बने नाले के पास ले जाता है। टेस उस समय तक बेहोश हालत में होती है। लेस्टर कई बार उसका गला घोटता है। जब टेस बिल्कुल हिलना डुलना बंद कर देती है, तब उसकी सांसें थमती हुई महसूस होती है। तो लेस्टर को भरोसा हो जाता है कि टेस मर चुकी है। ये सोचकर लेस्टर उसे उसी गंदी नाली में फेंक कर चला जाता है, लेकिन टेस अभी भी जिंदा होती है। वो कुछ देर पहले ही होश में आ चुकी थी और अपनी जान बचाने के लिए जानबूझकर अपनी सांसें रोककर लेटी हुई थी।
टेस बच तो गई होती है, लेकिन उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी होती है। उसके शरीर पर गंभीर चोटें होती हैं और पूरे बदन में तेज दर्द और जख्मों की जलन फैल रही होती है। टेस कई घंटों तक दर्द के मारे हिल तक नहीं पाती। कई घंटों बाद किसी तरह हिम्मत जुटाकर टेस रेंगते हुए नाले से बाहर निकलने की कोशिश करती है। जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है तो नाले के अंदर उसे 3 लड़कियों की बॉडी दिखाई देती है। उनकी हालत इतनी भयानक होती है कि टेस की रूह कांप उठती है। ये देखकर टेस पूरी तरह समझ जाती है कि ये सब लेस्टर का ही काम है। काफी संघर्ष के बाद टेस नाले से निकलकर सड़क तक पहुंच जाती है। फिर वो उसी पुराने बंद पड़े गैस स्टेशन में जाती है, जहां से वो अपना जैकेट और पर्स उठाती है। यहाँ उसके साथ जो कुछ भी हुआ था उसकी यादें लगातार उसके दिमाग में घूम रही होती हैं, जिससे उसे असहनीय तकलीफ और बेचैनी महसूस होती है। पर किसी तरह खुद को संभालते हुए टेस वहां से निकलती है और मेन रोड पर पहुंच जाती है। आधी रात का वक्त होता है और चारों तरफ उसे खाली रास्ता नजर आता है। टेस के पास फोन भी नहीं होता, क्योंकि लेस्टर ने उसका फोन अपने पास रख लिया होता है। टेस को समय का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता, न ही पता होता है कि वो किस जगह पर है और उसे कहाँ जाना चाहिए। उसकी हालत बहुत खराब होती है। फिर भी वो दर्द सहते हुए धीरे धीरे पैदल चलती रहती है। रास्ते में टेस पुलिस को इस सब के बारे में बताने के बारे में सोचती है, लेकिन अगले ही पल उसका दिल घबरा उठता है। उसे डर होता है कि शायद उसे ही इस सब में दोषी ठहरा दिया जाएगा। उसे मालूम होता है कि ऐसे मामलों में अक्सर लड़की से ही सवाल किए जाते हैं। उसी पर उंगलियां उठती है और अजीब अजीब सवाल पूछे जाते हैं। उसे ये भी डर सताने लगता है कि मीडिया वाले उसके पीछे पड़ जाएंगे और इतना सब सहने के बाद वो पूरी तरह से टूट जाएगी और उसकी इज्जत भी समाज की नजरों में खराब हो जाएगी। टेस को इस बात का भी भरोसा नहीं होता कि उसे सच में इंसाफ मिलेगा या फिर नहीं, क्योंकि ऐसे मामलों में न्याय मिलने के चांस बहुत कम होते हैं। इन्हीं विचारों में डूबी टेस चलते चलते अचानक पीछे से आती किसी गाड़ी की आवाज सुनती है। वो डर के मारे तुरंत ही छिप जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसके दिमाग में यही ख्याल आता है कि कहीं ये फिर से लेस्टर तो नहीं है। जब वो गाड़ी गुजर जाती है तब टेस फिर से पैदल चलना शुरू करती है। काफी दूर चलने के बाद वो एक छोटे से टाउन में पहुंचती है, जहां उसे एक स्टोर खुला हुआ दिखाई देता है। टेस उस स्टोर के वॉशरूम में जाती है। वहां वो खुद को और अपने जख्मों को साफ करती है, लेकिन उसके कपड़ों की हालत बहुत खराब होती है और कपड़ों पर जमी धूल और मिट्टी पूरी तरह साफ नहीं हो पाती। जब टेस वॉशरूम से बाहर निकलती है तो वहां मौजूद लोग उसे घूर घूर कर देखने लगते हैं। इससे टेस को बेहद अजीब और असहज महसूस होता है, लेकिन वो खुद को संभालती है। वो स्टोर के टेलीफोन से कॉल करके कार बुलाती है और उसमें बैठकर वहां से निकल जाती है। घर पहुंचते ही टेस अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है और अपने घर के सभी सिक्योरिटी सिस्टम एक्टिवेट कर देती है। इस दौरान टेस के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है। उसके साथ जो हुआ था उसके लिए वो इंसाफ चाहती थी, लेकिन पुलिस को सब कुछ बताने का मतलब उसकी इज्जत, उसकी पहचान और उसकी जिंदगी को समाज के सामने उजाड़ देना था। उसे बदनामी झेलनी पड़ती, सवालों का सामना करना पड़ता और शायद फिर भी कोई न्याय ना मिलता। आखिरकार टेस ये फैसला करती है कि वो किसी को नहीं बताएगी कि उसके साथ क्या हुआ। इसके बाद टेस अस्पताल जाकर कुछ जरूरी मेडिकल टेस्ट करवाती है और अपने चोटों का इलाज करवाती है, लेकिन लेस्टर की हैवानियत का असर टेस पर अब साफ दिखाई देने लगता है। वो खाना पीना छोड़ चुकी होती है, उसे नींद नहीं आती है और बार बार वही डरावनी यादें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है और वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी होती है। फिर भी उसके मन में एक बात साफ होती है कि उसे अपने अपराधी से बदला लेना है, उसे सजा दिलवानी है, लेकिन कैसे, इसका कोई भी रास्ता उसे समझ में नहीं आता है। इसी बीच टेस को एक कैफे की वेट्रेस का कॉल आता है। वो बताती है कि हमारे कैफे के पार्किंग लॉट में हमें आपकी गाड़ी खड़ी मिली है, इसलिए आप उसे जल्दी से आकर ले जाएं। ये वही इलाका होता है जहां से कुछ ही दूरी पर टेस के साथ वो भयानक हादसा हुआ था। डरते हुए टेस वो कैफे पहुंचती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, वेट्रेस टेस के चेहरे पर लगे चोट के निशान देखकर घबरा जाती है और पूछती है कि क्या हुआ है। टेस झूठ कहती है कि उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसके साथ ऐसा किया। ये सुनकर वेट्रेस भावुक हो जाती है और टेस को बताती है कि बचपन में उसके स्टेप फादर ने भी उसके साथ ऐसा ही कुछ किया था। वेट्रेस आगे कहती है कि उस दर्द को वो आज तक भूल नहीं पाई है और वो समझ सकती है कि टेस पर क्या बीत रही होगी। उससे बात करके टेस को थोड़ी राहत महसूस होती है। इसी बातचीत के दौरान टेस को ये भी पता चलता है कि लेस्टर इसी इलाके में रहता है और आसपास अक्सर दिखाई देता है।
इसके बाद टेस गाड़ी में बैठती है और वहाँ से निकलते हुए सोचती है कि अगर उस दिन उसने दूसरा रास्ता नहीं लिया होता तो शायद उसके साथ ये सब कभी भी नहीं होता। उसके दिल में तेज धड़कन के साथ एक शक जन्म लेता है, कहीं रमोना इस सबके पीछे तो नहीं थी। आखिर उसी ने जीपीएस में रास्ता सेट किया था और जोर देकर शॉर्टकट लेने को कहा था। घर पहुंचकर टेस रमोना के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है। उसे सीधा रमोना या लेस्टर के बारे में तो कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन रमोना के पति के बारे में एक पुराना आर्टिकल जरूर मिल जाता है। उसमें लिखा होता है कि उन्होंने खुद को खत्म कर लिया था। आर्टिकल में पड़ोसियों के हवाले से ये भी लिखा होता है कि रमोना के पति अपने बड़े बेटे को लेकर हमेशा तनाव में रहते थे। ये पढ़कर टेस के दिमाग में एक भयानक शक पनपता है, कहीं लेस्टर वही बड़ा बेटा तो नहीं? और क्या रमोना के पति को उसके दरिंदेपन की सच्चाई पता चल गई थी, जिसके बाद उन्होंने खुद को खत्म कर लिया था? हालांकि टेस खुद से ये भी कहती है कि शायद वो ज्यादा सोच रही है, लेकिन उसका मन बार बार यही कहता है कि रमोना इस सब में किसी न किसी तरह शामिल है। आखिरकार टेस फैसला करती है कि वो रमोना से सीधे जाकर इस बारे में पूछेगी। उसे लगता है कि अगर रमोना उसे देखकर घबरा गई या चौंक गई तो टेस समझ जाएगी कि उसका शक सही है। फिर भी टेस के मन में डर होता है, अगर रमोना का इस सबसे कोई लेना देना ना हुआ तो वो खुद एक बड़ी मुसीबत में फंस सकती है। लेकिन अंत में टेस अपने अंदर की आवाज सुनती है। वो घर में रखी अपनी बंदूक में गोलियां डालती है और बंदूक अपने पास रख लेती है। इसके बाद रात के अंधेरे में टेस अपनी गाड़ी लेकर निकलती है और कुछ ही देर में रमोना के घर पहुंच जाती है। वो पूरा ध्यान रखती है कि कोई उसे वहां आते हुए ना देखे। टेस रमोना के घर की घंटी बजाती है और जब रमोना दरवाजा खोलती है तब वो टेस को देखकर पूरी तरह हैरान रह जाती है। टेस उसी पर रमोना पर बंदूक तान देती है और उसे घर के अंदर धकेल लेती है। टेस गुस्से और दर्द से भरी आवाज में कहती है कि तुम मुझे देखकर हैरान हो गए, है ना? तुम्हें लगा था कि मैं मर चुकी हूँ। रमोना घबराते हुए कहती है कि टेस क्या बोल रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तब टेस उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपने बेटे लेस्टर के साथ मिलकर लड़कियों को फंसाने और उन्हें शिकार बनाने में मदद कर रही हो, और ना जाने तुम दोनों की वजह से कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। रमोना पहले इनकार करती है, लेकिन अचानक वो टेस पर झपट्टा मारती है और उससे बंदूक छीन लेती है। अब रमोना का चेहरा बदल चुका होता है। वो बताती है कि लेस्टर मेरा बड़ा बेटा है और मेरा ही प्लान था तुम्हें लाइब्रेरी में बुलवाना, जीपीएस में दूसरा रास्ता सेट करना ताकि लेस्टर तुम्हें अपना शिकार बनाकर मार सके। वो कहती है कि मुझे लगा था कि तुम मर गई होगी, लेकिन अब जब तुम जिंदा बच गई हो तो मैं तुम्हें खुद खत्म करूंगी। इतने में टेस पूरी ताकत से रमोना पर हमला कर देती है। संघर्ष में रमोना के हाथ से बंदूक छूटकर दूर जा गिरती है। टेस तेजी से भागकर एक चाकू उठाती है और रमोना के पेट में घोंप देती है। रमोना फिर भी उठकर टेस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन टेस बिना देर किए बंदूक उठाती है और रमोना पर गोली चलाकर मार देती है। टेस के चेहरे पर खून के दाग लग चुके होते हैं, इसलिए वो रमोना के घर के वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है। वहीं उसे अपना इयररिंग मिलता है, जिसे लेस्टर ने उस दिन जब रन टेस के कानों से निकाल लिया था। उस इयररिंग को देखते ही टेस का गुस्सा और दर्द फिर से उभर आता है। वॉशरूम से निकलकर टेस घर को ध्यान से देखने लगती है। तभी उसकी नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है, जिसमें लेस्टर और उसका छोटा भाई साथ में दिखाई देते हैं। छोटा भाई भी काफी हद तक लेस्टर जैसा ही दिखता है। फोटो के बैकग्राउंड में एक ट्रक स्टॉप नजर आता है। ये देखकर टेस को शक होता है कि शायद दोनों भाई ट्रक ड्राइवर हैं और इस ट्रक स्टॉप पर उनका आना जाना रहता होगा। इसी अनुमान के आधार पर टेस उस जगह का पता लगाती है और अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद टेस देखती है कि एक बड़ा ट्रक वहां पर आकर रुकता है। उस ट्रक से लेस्टर उतरता है, स्टोर से कुछ सामान लेता है और फिर ट्रक लेकर वहां से निकल जाता है। टेस तुरंत ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करती है और उसका पीछा करती है। हालांकि रास्ते में कुछ देर के लिए वो उसकी नजर से ओझल हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद टेस को एक सुनसान जगह पर एक गैराज के बाहर वही ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। टेस गाड़ी रोककर उतरती है और छुप जाती है। वो वहीं खड़ी होकर अपनी बंदूक तैयार करती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। उसे डर लगता है कि अगर वो चूक गई तो उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन अपने साथ और दूसरी लड़कियों के साथ हुई दरिंदगी याद करते हुए उसका डर गुस्से में बदल जाता है। तभी लेस्टर ट्रक से बाहर निकलता है और गुस्से में टेस ट्रक की ओर दौड़ती है। टेस बिना सोचे समझे उस पर कई गोलियां चला देती है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। लेकिन जब टेस उसके पास जाकर उसका चेहरा देखती है तो सच्चाई सामने आती है। वो व्यक्ति लेस्टर नहीं बल्कि उसका छोटा भाई होता है। अंधेरा और दोनों का चेहरा मिलता जुलता होने की वजह से टेस से ये भयानक गलती हो जाती है। एक पल के लिए टेस सन्न रह जाती है, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं होता। उसे ट्रक में लिखा एक घर का एड्रेस मिलता है।
टेस को लगता है कि लेस्टर वहीं होगा, इसलिए तुरंत वो उस पते पर पहुंचती है। वो पिछले दरवाजे से चुपके से घर में घुस जाती है। उसे साफ समझ आ जाता है कि ये लेस्टर का घर है। बंदूक हाथ में लिए टेस घर के अंदर उसे ढूंढने लगती है। घर के अंदर उसे कई लड़कियों की तस्वीरें मिलती है, ऐसी तस्वीरें जिनसे साफ पता चलता है कि उन लड़कियों के साथ बेरहमी की गई थी। ये देखकर टेस के अंदर आग सी जलने लगती है। अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी लड़कियों के लिए लड़ रही होती है। उसे ये भी पता चलता है कि इस दरिंदगी में लेस्टर का छोटा भाई भी शामिल था, इसलिए टेस को अब उसे गोली मारने का कोई पछतावा नहीं रह जाता। तभी टेस को एक कमरे से आवाज आती है। वो धीरे धीरे उस कमरे में जाती है और देखती है कि लेस्टर लकड़ी काट रहा है। टेस उस पर बंदूक ताने आगे बढ़ती है। जैसे ही लेस्टर पीछे मुड़ता है और टेस को अपने सामने खड़ा देखता है, वो हैरानी और अविश्वास से भर जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि टेस अब भी जिंदा है। टेस ठंडी लेकिन नफरत से भरी आवाज में कहती है, मैं तुम्हारी माँ और तुम्हारे छोटे भाई को मार चुकी हूँ, अब तुम्हारी बारी है। ये सुनते ही गुस्से में लेस्टर उस पर हमला करने वाला होता है, लेकिन टेस बिना झिझक उसकी टांग में 2 गोलियां मार देती है। डर से कराहता हुआ भी लेस्टर उसका पीछा करने की कोशिश करता है। तभी टेस पास पड़ा हुआ कीलों से भरा एक तख्ता उठाती है और पूरी ताकत से लेस्टर के सर पर वार कर देती है। लेस्टर जमीन पर गिर जाता है और जिंदगी की भीख मांगने लगता है, लेकिन टेस उसकी एक भी बात नहीं सुनती। जैसे ही लेस्टर भागने की कोशिश करता है, टेस बिना देरी किए उस पर गोली चला देती है और वो मारा जाता है। इस तरह टेस अपने साथ हुई दरिंदगी और उन सभी लड़कियों की पीड़ा का बदला पूरा करती है। इसके बाद टेस उसी बंद पड़े गैस स्टेशन पर जाती है। वहीं उसे अपना फोन मिल जाता है जिसे लेस्टर ने उससे छीन लिया था। फोन मिलते ही टेस अपनी पहचान छुपाते हुए पुलिस को कॉल करती है और पुलिस को उस नाले में मिली लाशों और लेस्टर के घर का पूरा पता बताती है, जहां पर कई लड़कियों की तस्वीरें थी, ताकि लेस्टर की हैवानियत के बारे में सबको पता चल सके और उन सभी लड़कियों के परिजनों तक सच्चाई पहुंच सके। टेस ने उन लोगों को इसलिए मारा ताकि किसी दूसरी लड़की के साथ वो सब ना हो जो उसके साथ हुआ। वो नहीं चाहती कि पुलिस उसे पकड़े, उससे पूछताछ करे या उसे फिर से उसी हादसे की भयावह यादों में लौटना पड़े। वो दोबारा उस दर्द से गुजरने की हिम्मत नहीं रखती। कुछ दिन के बाद टेस के पास कैफे की वही वेट्रेस कॉल करती है। वेट्रेस कहती है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है, बहुत बढ़िया लड़की। ये सुनकर टेस की आंखों में पहली बार सुकून दिखाई देता है, एक ऐसा सुकून जो उसने बहुत समय से महसूस नहीं किया था। ये फिल्म हमें सिखाती है कि डर से भाग जाना सबसे आसान रास्ता होता है, लेकिन डर को आंखों में आंखें डालकर देखना और उसके खिलाफ खड़ा होना, ये सबसे कठिन मगर सबसे जरूरी कदम होता है। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।